नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले आधे घंटे में हम जानेंगे कारोबार जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइंस की तरफ। मध्यम उद्यमों की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने रिपोर्ट की जारी। नवाचार, रोजगार और निर्यात बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रोड मैप का दिया प्रस्ताव। 2047 तक विकसित भारत में विजन को पूरा करने में होगा कारगर साबित। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल की करी शुरुआत। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन पर ये रखेगा नजर। गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के प्रमुख क्षेत्र होंगे और बेहतर। भारत में ब्राजीलिया में 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। एमएसएमई को बताया वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़। नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर भी दिया जोर। आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। 700 अंकों की दबाव के साथ इस वक्त सेंसेक्स 81,300 के पार। वहीं निफ्टी में भी 150 से ज्यादा अंकों का दबाव 24,800 पर कर रहा है ये सूचकांक कारोबार। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और आइए अब रुक करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज क्या थे। हालांकि बाजार की शुरुआत जो है वो गिरावट के साथ हुई है और यही हाल गिफ्ट निफ्टी का भी है। 24,906 का लेवल है, यानी जो शुरुआती क्यूज थे वो भारतीय शेयर बाजार के लिए भी कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली की ओर इशारा करते हुए अभी सेंसेक्स 695 अंक गिरकर 81,480 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप जो इंडाइसेस हैं वहां पर गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी पर अगर रुक डालें तो 24,778 का लेवल भले ही हो, लेकिन 222 अंकों का दबाव यहाँ देखा जा रहा है। सेक्टोरल एनालिसिस में रियलिटी और अगर टेलीकॉम को छोड़ दें तो मेटल्स, कैपिटल गुड्स और उसके साथ साथ पीएसयू बैंकिंग में दबाव देखा जा रहा है। एक नज़र उन तमाम स्टॉक्स पर जो बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत इलेक्ट्रिकल्स, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज लैब, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक बैंकिंग स्टॉक्स इस वक्त चार्ट में आधे फीसद से 1% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए। वहीं अगर लूजर्स पैक पर नजर डालें तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव और मुनाफा वसूली हावी है। इटर्नल, एनटीपीसी, एमएनएम, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स में इस वक्त दबाव देखा जा रहा है। अच्छे वैल्यूएशंस पर ये तमाम स्टॉक्स हैं और ज़रा सी भी गिरावट आपके पोर्टफोलियो का रुतबा बढ़ा सकती है। तो अभी क्या ये जो वॉलेटिलिटी है वो बरकरार रहेगी या नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप में खरीदारी हावी है। निफ्टी, पीएसयू बैंक और हेल्थ केयर को छोड़ दिया जाए अगर तो तमाम इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार में हलचल जारी, क्योंकि वजह कही है कि 15 जून से पहले सेबी ने निर्देश दिया इक्विटी मार्केट को कि वो जो मंथली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है क्या वो मंगलवार को होगी या गुरुवार को, क्योंकि अक्सर गुरुवार को ही एक्सपायरी होती है। तो उसे अब कैसे स्थिर किया जाएगा, इसके लिए पारदर्शिता ज़रूरी है और इसका फैसला इक्विटी मार्केट को 15 जून से पहले लेना होगा। रुक करते कुछ अन्य आर्थिक खबरों का, फिर बात करेंगे आज के फोकस से जुड़े हुए। भारत ने ब्राजील की अध्यक्षता में ब्राजीलिया में 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित सभी ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनके उद्योग मंत्री और प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं नए शामिल सदस्यों में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में अपनाए गए संयुक्त घोषणा पत्र में तेजी से हो रहे वैश्विक बदलावों के बीच खुले, निष्पक्ष और लचीले वैश्विक माहौल को बढ़ावा देने, बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक लचीलापन बढ़ाने की सामूहिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। इस दौरान ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब का शुभारंभ भी किया गया। ये ब्रिक्स देशों के लिए पहला समर्पित मंच है जिसका उद्देश्य सीमा पार सहयोग को बढ़ाना और सदस्य देशों में स्टार्टअप की जो परिस्थिति तंत्र है उसे मजबूत करना है। भारत ने राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ सतत विकास के जो प्रमुख चालक हैं उसके रूप में उद्योग 4.0 के तहत नवाचार और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है।
बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम की, जिसके गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के प्रमुख क्षेत्रों को अपने प्रदर्शन का आकलन करने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए केंद्र ने पंचायत एडवांसमेंट पोर्टल यानी PAI 2.0 लॉन्च किया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण के साथ साथ 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन पर नजर रखना है, जबकि इसका जो वर्जन 1.0 था वो बेसलाइन के रूप में काम करता रहेगा। इसमें 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 2,16,000 ग्राम पंचायतों के डेटा को कवर किया जाता है। सरकार के मुताबिक PAI का वर्जन 2.0 कार्यक्षमता, दक्षता और उपयोगिता में एक बड़ी छलांग है। पंचायती राज मंत्रालय ने कार्यकर्ताओं से PAI पोर्टल 2.0 पर सटीक आंकड़ा दर्ज करने का आग्रह किया, जिससे भारत के समग्र विकास को एक व्यापक दृष्टिकोण मिल पाएगा। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का फोकस किससे जुड़ा हुआ है। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। नीति आयोग ने मध्यम उद्यमों की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट मध्यम उद्यमों के लिए नीति डिजाइन जारी की। अब इस रिपोर्ट में जो तमाम मझौले उद्योग हैं उन्हें नवाचार, रोजगार और निर्यात बढ़ाने के लिए 6 बिंदुओं की एक नीति का प्रस्ताव किया गया, जो भारत के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। रिपोर्ट के अनुसार मध्यम उद्यम, सूक्ष्म, लघु और इन तमाम MSMEs को अगर देखा जाए तो 0.3% हैं और निर्यात में ये 40% का योगदान देती हैं। अब ये दर्शाता है कि उद्यम भारत के वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सदस्यों DVK सारस्वत और डॉक्टर अरविंद विरमानी ने बताया कि MSME देश की GDP में 29% और 60% से ज़्यादा रोजगार में योगदान देते हैं, लेकिन 97% MSME सूक्ष्म, 2.7% लघु और केवल 0.3 मध्यम उद्यम हैं, जिन्हें विशेष तरह की नीतियों की जरूरत है। Of the United States, of Germany, of Italy really does indicate that with the right support, these are a very important part of what one might call firm dynamics. MSME continue to face an institutional credit gap of something like 25 to 28 lakh crore, with only 20% accessing formal finance, compared to 37% in China and 50% in developed economies. Banks remain risk averse and micro enterprises often lack the documentation or formal identity to clear onboarding filters. Another major issue is the collateral requirements remain a systemic bottleneck, especially for micro and first-time entrepreneurs. अब जो मझोले उद्योग हैं उसमें स्केलेबल विकास और नवाचार की अपार संभावना है, जैसा कि रिपोर्ट कह रही है, लेकिन तमाम जो बाधाएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। उन्हें हासिल करने के लिए एक 6 सूत्रीय रोड मैप तैयार किया गया, जिसका पहला पॉइंट है कि वित्तीय समाधान कैसे हो, जिसमें 5 करोड़ रुपए का जो क्रेडिट कार्ड है, यानी कि उसकी क्रेडिट गारंटी की जो सुविधा है
उसकी तेज़ी की बात की गई। दूसरा अहम पॉइंट है तकनीकी उन्नति, यानी कि हम तकनीक के माध्यम से कैसे इन्हें दक्ष बनाएंगे, जिसमें हम बात करें IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक जो है, अगर वो MSME से जुड़ती है तो ये एक नए स्तर पर जा सकती हैं। R&D को बढ़ावा देना, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक सेल बनाएगा MSME मंत्रालय, और ये जो आत्मनिर्भर भारत फंड है जिसका जिक्र बजट में भी किया गया, उसके जरिए नवाचार की जो परियोजनाएं हैं उन्हें आगे लेकर जाया जाएगा। परीक्षण की सुविधाओं को कैसे और मजबूत किया जाएगा, इसके लिए जो प्रमाणन केंद्र हैं वो बनाए जाएंगे ताकि ये काम त्वरित तेज़ गति से हो। R&D में अगर टाइम कम वेस्ट होता है तो MSME को स्थापित करने के लिए जो वक्त बचता है वो आगे इस्तेमाल किया जाता है। कौशल विकास, यानी कैसे इसमें जो प्रशिक्षित युवा हैं वो जुड़ेंगे और नए मॉड्यूल्स को कैसे एक साथ जोड़कर, यानी कई कार्यक्रमों को एक नोडल एजेंसी के साथ आगे लेकर जाया जाएगा। अब डिजिटल सहायता कैसे होगी, यानी कि MSME को अगर डिजिटल तंत्र के लिहाज से मजबूत किया जाता है तो एक सब पोर्टल होगा जहां पर आप पंजीकरण करा सकते हैं, और ये भी AI संचालित होगा ताकि गवर्नेंस में और मजबूती आए। वित्तीय समाधान को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि ये जो 6 सूत्रीय रोड मैप है, इन सिफारिशों के साथ MSME को एक स्केलेबल हाइट तक ले जाने के लिए बहुत अहम रोल निभाएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ अभी मौजूद रहेंगी, और क्योंकि डिजिटल तकनीक को जोड़ना और कैसे जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि नौकरियों के लिहाज से और GDP में योगदान देने के लिहाज से MSME का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। दीपशिखा जी है, सीनियर एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स। दीपशिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल यही है कि नीति आयोग ने जो ये 6 सूत्रीय रोड मैप दिया है, कितना बड़ा युगांतकारी बदलाव ये करेगा, खासतौर पे जो मझोले उद्योग हैं उनके लिए आने वाले सालों में? देखिए, सरकार की तरफ से जो MSME सेक्टर है, इसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस भी हैं और छोटे उद्योग भी हैं। जो मझोले उद्योग हैं उनमें बहुत पोटेंशियल होता है, और ये अगर आप देखें कि ये रिपोर्ट भी हाईलाइट कर रही है कि तकरीबन 29% जो है भारत के GDP का ये मझोले उद्योगों से आता है। इनका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इनका ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत होता है। तो ये जो है मझोले उद्योग, ये बहुत जल्दी अगर इनको सही नीतिगत इनको पॉलिसी इंटरवेंशंस दिए जाएं, उनको सपोर्ट दिया जाए, तो ये इनका साइज जो है इनका बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो सरकार की तरफ से ये नीति आयोग को कहा गया था कि आप इनके लिए क्या क्या किया जा सकता है एक फोकस तरीके से। तो ये जो रिपोर्ट आई है, ये इन्होंने स्टडी किया है जो मझोले उद्योग हैं उस क्षेत्र को, और उसमें उनके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस जो है सरकार की तरफ से किए जाने चाहिए वो उन्होंने बताए हैं। और ये रिपोर्ट ये सारे जो है इंटरवेंशंस को बताती है, हाईलाइट कर रही है, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि मंत्रालय और सरकार जो है ये जो इंटरवेंशंस इस रिपोर्ट में जो सजेस्ट किए गए हैं उनको करेगी। तो इनके लिए, क्योंकि ये फोकस्ड इंटरवेंशंस हैं, बहुत आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो इससे इस क्षेत्र के लिए काफी उसको फायदा हो सकता है। इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो अचीव कर सकते हैं ये। दीपशिखा जी, कोशिश करते हैं कि इन तमाम जो 6 सूत्रीय पॉइंट्स हैं उनको हम कवर अप कर पाएँ। पहला, जिस तरह से तकनीकी उन्नति, यानी कि कैसे भारत जो 4.0 सक्षमता केंद्र बनाएगा, जिसके लिए रोबोटिक्स और AI की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तकनीक की दक्षता MSME को किस तरह से तीव्र गति पर आगे लेकर जाएगी, जिसमें हम रोजगार के मोर्चे तो मान ही रहे हैं, वहीं आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी ये कहीं ना कहीं कारगर साबित करती हुई। जी बिल्कुल, बिना टेक्नोलॉजी के तो आज जो है उद्योग जगत में प्रगति की हम कोई एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते, आशा नहीं कर सकते। तो और जिस तरह से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जिस तरह से हर क्षेत्र में उसका अगर हम देखें कि वो हर क्षेत्र में घुस रहा है, तो इसको किस तरह से इस क्षेत्र के लिए इसको इस्तेमाल करके उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ला के इस क्षेत्र में किस तरह से उसे बढ़ाया जा सकता है। तो
लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए स्किलिंग के कार्यक्रम, अ, इस क्षेत्र में और सुविधा देने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं उसको और रिलैक्स करने के लिए, रजिस्ट्रेशंस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेनिंग के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा सकता जी। है। और ये रिपोर्ट जो है यही हाईलाइट करती है कि एक जो है उद्यम पोर्टल जो सरकार ने बनाया था उसमें एआई को ला करके उसको शामिल करके इसको और एफिशिएंट बनाया जाए, इस क्षेत्र में स्किलिंग को और बढ़ावा दिया जाए, एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के और स्किलिंग बढ़ाई जाए। तो इस रिपोर्ट में ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने सजेस्ट की हैं। दीपशिखा जी, R&D का जो सेल बनाने की बात कही गई है यहाँ पर MSME मंत्रालय में, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक वक्त ज़ाया होता है उस तरह से अगर एक सेल बना दिया जाए तो इस तरह के MSME के छोटे छोटे यूनिट्स लगाना और आसान और समय की बचत के लिहाज से आगे आने वाले समय में बहुत सही साबित होगा इस पूरे सेक्टर के लिए। बिल्कुल, देखिए रिसर्च और डेवलपमेंट जो है हमारे देश में जिस तरह अगर हम देखें बाकी देशों में, खासतौर से विकसित देश जो हैं या और इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है। हमारे यहाँ उतना अभी बढ़ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, और इसीलिए ये रिपोर्ट जो है खासतौर से मंझोले उद्योग जो हैं उनकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा बड़ा जो है खर्चा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कर पाएं। तो इस रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया जा रहा है कि सरकार जो है अपने मंत्रालय के अंदर ही एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बना ले जो कि इस क्षेत्र को सपोर्ट करेगा। और आप देखिए कि भारत जो है बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है जिनमें कुछ जो है विकसित देशों के साथ भी हैं। तो जी। इन मझोले उद्योगों को सक्षम करना, उनको अपने पैरों पे खड़े करना, वित्तीय सपोर्ट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, ये अभी बहुत अहम हो गया है। तो और ये इसमें रिपोर्ट जो है बहुत सही समय पर आई है कि जी, उनको ये इंटरवेंशंस जो हैं उनके लिए किए जाएं और उन्हें बढ़ावा दिया जाए। और ख़ास तौर पे इस रिपोर्ट में अगर देखा जाए त्रिपुरा और पूर्वोत्तर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत की गई है, क्योंकि वहाँ पर लघु उद्योग के लिए 90% जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाएगी, ताकि जो औद्योगिक पार्क्स हैं उनके साथ ये क्लस्टर्स के जरिए, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र और पर्यटन क्लस्टर का जो ये बेजोड़ संगम है, ये पूर्वोत्तर को एक नई दिशा दे सकता है MSME के लिहाज से। बिल्कुल, वहां पर अगर हम देखें तो MSME क्षेत्र का काफी जो है स्प्रेड अच्छा है, वहां पर स्कोप पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। और सरकार काफी समय से ये क्लस्टर अप्रोच जो है इस पे बहुत एम्फेसिस देती हुई आ रही है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो क्लस्टर्स जो है MSME के उनको आइडेंटिफाई करके जी। उनको हर तरह से सपोर्ट किया जाए। उनको जो रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, पॉलिसी नीति के लेवल पर उनको क्या सपोर्ट किया जा सकता है, वित्तीय लेवल पर क्या किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के स्तर पर क्या किया जा सकता है। तो इन क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करके इन क्लस्टर्स को बढ़ावा करेंगे तो उस पूरे क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। और वही जैसे मैं अभी एक खबर पढ़ी थी कि हरियाणा ने करीबन 170 रुपये की क्लस्टर विकास योजना को पुल अप किया है, जिसमें MSME क्षेत्रों को सशक्त बनाया जाएगा। इस तरह से अगर राज्य क्लस्टर प्रोग्राम से फ़ायदा लेते हैं तो वो दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण स्वरूप कहीं ना कहीं एक मॉडल के रूप में विकसित होते हैं। दीपशिखा जी। बिल्कुल, आपका पूरा क्लस्टर जो है आपके राज्य का, उस पूरे क्षेत्र का GDP और उस पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास जो है उसको एकदम बढ़ा देता है, उसको करता है, क्योंकि वो पूरे क्षेत्र पर एक फोकस तरीके से काम किया जा सकता है। हरियाणा में आपने कहा कि वहां पे किया जा रहा है, और भी राज्य हैं जो इस तरह से क्लस्टर डेवलपमेंट जो है क्लस्टर्स बना रहे हैं। और ये खास तौर से जो है MSME क्षेत्र के जो क्लस्टर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खास तौर से एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, क्योंकि वहां पर जो MSME क्षेत्र है वहां पे रोजगार का जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है।
तो पूरे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें और उसकी आर्थिक विकास के लिए ये जो क्लस्टर का अप्रोच है, क्लस्टर डेवलपमेंट का, ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। और आप इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कितना अहम रोल मानती हैं, क्योंकि एमएसएमई को बूस्टअप करने के लिए लगातार कई मंचों से आह्वान किया गया कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हैंड होल्डिंग है वो भी एमएसएमई के विकास के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से बहुत सारे जो है नीतियां बनाई गई हैं, बहुत सारे पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं जी। लेकिन जब तक निजी क्षेत्र इस क्षेत्र से सपोर्ट नहीं करेगा, खासतौर से जो बड़े उद्योग हैं, क्योंकि उनको ही निजी क्षेत्र से सोर्सिंग करनी होती है, सामान खरीदना होता है, उनके इनपुट्स लेने होते हैं, तो वो एक जो बड़े उद्योग हैं और जो छोटे उद्योग हैं, इनमें ये रिलेशनशिप जब तक बहुत मजबूती से नहीं बनेगी और सरकार की तरफ से इसी दृष्टि से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो छोटे उद्योग हैं, जो मझोले उद्योग हैं, जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको ये बड़े उद्योगों से किस तरह का सपोर्ट किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पहले सरकार ने जो पेमेंट्स नहीं होते थे, पेमेंट्स में बहुत डिले होता था और उससे ये जो छोटे उद्योग थे उनको बहुत असर आता था, तो सरकार ने अब कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एक फॉर्म बना दिया है जिसमें हर उद्योग को ये देना पड़ता है एक डिक्लेरेशन कि मेरे ऊपर कितनी बकाया राशि है, मझोले उद्योगों का कितना मुझे पेमेंट करना है। तो इस तरह के मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, ये जो पार्टनरशिप है, सरकार के एंटरप्राइजेस तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है अगर हमें पूरे इकोनॉमी को लिफ्ट करना है। और जिस तरह से रिपोर्ट में भी बताया गया है कि आपके एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि जो है, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत जरूरी है, खास तौर से अगर हम विकसित भारत का 2047 के विजन के साथ इसको रखते हैं। तो मुझे इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एस्पेक्ट याद आ रहा है कि जैसे हम कहते हैं कि किसी का बड़ा बेटा होता है उस पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि वो पहला बच्चा है, फिर सबसे छोटा वाला होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो छोटा है, कहीं ना कहीं जो बीच वाला होता है उस पर हमेशा ध्यान कम रहता है। मुझे लगता है कि सरकार ने इस बार जिस तरह से फोकस ये रखा है कि मध्यम उद्योग आने वाले समय में तकनीकी दक्षता के साथ साथ चलते चलते और कौशल विकास को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जिस तरह से जब हम जीडीपी में ग्रोथ की बात करते हैं तो ऐसे एमएसएमई ग्रोथ का प्रमुख ड्राइवर इंजन है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपशिखा जी इन तमाम जानकारियों को इतने रोचक तरीके से हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जा रहे हैं कारोबार जगत की कुछ अहम अन्य खबरों के साथ। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ और कल आपसे मुलाकात होगी एक नए फोकस को लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बुधवार को एक उच्च स्तरीय हितधारक बैठक में डार्क पैटर्न के बारे में उपभोक्ताओं की चिंताओं को संबोधित करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य भ्रामक उपयोगकर्ता इंटरफेस डिजाइन की चुनौती से निपटने के लिए और अधिक प्रभावी समाधान तलाशना है। बैठक में खाद्य, यात्रा, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मेसी, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जानकारी दी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता बढ़कर 10 मिलियन पहुंच गई है। यह पहली बार है जब देश के किसी पोर्ट ने यह क्षमता हासिल की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश अगले 25 वर्षों में दुनिया के लीडिंग मैरीटाइम नेशन बनने के लिए तैयार है। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम में लाभार्थियों के लिए स्टाइपेंड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले स्टाइपेंड को 30% से ज्यादा बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर 2 साल में महंगाई दर के अनुरूप स्टाइपेंड को निरंतर बढ़ाया जाएगा। नोएडा मेट्रो से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा मेट्रो के विस्तार को लेकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के समक्ष ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक प्रस्तावित मेट्रो रूट का प्रेजेंटेशन पेश किया गया है। साथ ही बोड़ाकी में एक बड़ा स्टेशन विकसित किया जाएगा जो भविष्य में मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में भी कार्य करेगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC द्वारा स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में मेरठ साउथ नमो भारत स्टेशन पर 717 किलोवाट क्षमता का रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। यह सोलर संयंत्र अनुमानित तौर पर प्रतिवर्ष 8,15,000 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इससे सालाना आधार पर लगभग 750 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। भारत की सरकारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आने वाले 2 वर्षों में मजबूत ग्रोथ दिखेगी और यह देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय सर्विसेज भारत के 4 अहम रणनीतिक सेक्टरों में से एक है। इस कारण सरकार के समर्थन से सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक फायदा होगा।